वॉइस और मैं हूं राहुल खत्री और रोज इसी समय आपके साथ रूबरू होते हैं। जिस तरीके से आपने कैप्शन पढ़ा होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ केसेस रिकवर्ड इन J&K ओवरटेक नंबर ऑफ केसेस पॉजिटिव इन 24 आवर्स। यानी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आज जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं वो आंकड़ा है 450 और उससे ज़्यादा रिकवरी सामने आई है। रिकवरी आज 520 की है। हम जहां खड़े हैं यहाँ पर भी वही हाल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है। अगर कहीं से पॉजिटिव केस आ जाए या कहीं पर भी मेडिकल विभाग की टीम आ जाए सैंपल कलेक्ट करने की, वहाँ पर तैयारियाँ हों और मोहल्ले में अफवाहों, देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और उसके साथ साथ श्यामलाल बसंत जी जो कि यहाँ के कॉरपोरेटर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आप यहाँ के काउंसलर भी हैं, एक दायित्व बनता है जनता का सेवा करना। जनता ने आपको यहाँ पर वोट दे के जिताया भी है। इस समय रात के इतना समय हो रहा है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। एक सवाल आपसे ज़रूर रहेगा, कहीं से भी पॉजिटिव केस आए किसी मोहल्ले से, किसी लोकेलिटी से, वहाँ ऐसा वातावरण बन जाता है, उस व्यक्ति को लोग घृणा की नज़र से देखते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे कोई किसी बंदे ने क्राइम कर लिया हो, क्रिमिनल सोचते हैं। कितनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है उन लोगों को। कोविड-19 किसी को भी हो सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव केस आए, वहाँ का माहौल उस मोहल्ले का थोड़ा अलग हो जाता है। क्या कहेंगे? आप यहाँ के काउंसलर हैं और यहाँ से केस आया है, उनके जब यहाँ पर एम्बुलेंस आए तो एक अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। क्या कहना चाहते हो तमाम लोगों को, अपने वार्ड वालों को? बहुत ही खूबसूरत आपने क्वेश्चन रखा, क्योंकि आजकल जो हो रहा है, जो हमारा कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं, जहां उनकी डेथ हो जाती है, लोग उनको इतनी घृणा की नज़र से देख रहे हैं ना, चाहे वो पेशेंट हो और चाहे वो ये बहुत ही अफसोसनाक जनक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी एक परिवार का हिस्सा है, पूरी इज्जत के साथ, और ख़ास करके जो पूरा मोहल्ला है, वहाँ के लोग हैं, उनको उनके पीछे खड़े होना चाहिए। मॉरली तरीके से उनको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि मनोबल उनका गिराया जाए। ऐसी बात कभी नहीं होनी चाहिए। मेरा मैसेज रहेगा सभी लोगों को, जिनके परिवार में भी ऐसा होता है, चाहे कोई पॉजिटिव आता है, वो खुद को तो ऐसा मारे लेकर आता नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सभी लोगों की ड्यूटी बनती, खासकर स्थानीय लोगों की ड्यूटी बनती है, उनका पूरा साथ दें, मॉरली तौर पर उनको बूस्ट करें, ताकि वो आज जैसे रसप्रीत जी की ये डेथ हो गई जहाँ पर, लेकिन अभी तक उनका वो पॉजिटिव हैं। जब तक ऐसा ना हो तो लोगों के अंदर ऐसी दहशत नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। हमने बहुत से एग्जांपल्स देखी। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मैं शुरुआती दौर की बात करता हूं, उधमपुर से एक पहली डेथ होना और उनको मॉर्चरी में रखना, उसके बाद जब उनका टेस्ट की रिपोर्ट अगले दिन आती है पॉजिटिव गिने जाते हैं, उसके बाद हड़कंप बच जाता है। हड़कंप बख्शी हॉस्पिटल में बचता है। उसके बाद एक डेथ होना डिग्याना से, प्रीतनगर से, और उनको जब अंतिम संस्कार के लिए 2 गज ज़मीन चाहिए दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वहाँ पर भी वहाँ के लोग आपत्ति जताते हैं, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 के, कि कोरोना वायरस ऐसी महामारी किसी को हो सकती है, हम यहाँ पर नहीं जलाने देंगे। उसके बाद दोबारा से उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसके बाद दोबाना में कोविड-19 की वजह से एक डेथ होती है। दोबाना में डोडा का व्यक्ति रहता है, उनको जलाने जाते हैं। अधजला शव दोबारा से बुझाकर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, वापस लेके जाते हैं। उसके बाद दोबारा से सिदड़े में एक कोविड-19 के पेशेंट की डेथ होती है। उनके परिवारजन, 4 ये तमाम चीज़ें जानता है मैनेज कैसे करना है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा स्थान, भगवान ना करे आने वाले समय में और मृत्यु हो कोविड-19 के चलते, ऐसा स्थान एक निश्चित कर दिया जाए, ऐसा शमशान घाट निश्चित कर दिया जाए जहां पर लिखा हो कि कोविड-19 की वजह से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उनको यहां पर दफनाया, यहां जलाया जाएगा, ऐसी आपत्ति किसी को ना हो। कहां पर आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फीका पड़ गई कोविड-19 को संभालने के लिए? ये बहुत ही आपने खूबसूरत जो बात कही है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी कोविड-19 जिस आदमी की डेथ होती है डिग्निफाइड तरीके के साथ
उसका संस्कार होना चाहिए, ना कि घृणा की नज़र से उसे देखा जाए। और जो जो हादसे हुए हैं, चाहे वो शमशान घाट के जोगी गेट की बात थी, चाहे शास्त्री नगर में जलाया गया, चाहे प्रीत नगर की बात थी, चाहे वो उधमपुर की बात, सिद्रा की बात थी, जहाँ पर 2 लोगों की डेथ भी हो गई। मैं चाहूँगा कि जेएमसी को चाहिए था बहुत पहले जगह उसके आइडेंटिफाई करके आज तक 2-3 उन्होंने बना देने चाहिए थे, ताकि बड़े डिग्निफाइड तरीके से उसका संस्कार किया जाए या उसे दफनाया जाए। ये तरीके ऐसा तो होना चाहिए। हालांकि ये जो हमारा डेजिग्नेटेड है, ये हमारा जोगी गेट का जो है डेजिग्नेटेड है, क्रीमेटोरियम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके बदले अभी मुझे पता चला कि बेली चरान के गाड़ीगढ़ की तरफ भी उन्होंने मतलब हमारे कमिश्नर साहब ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखी है। उनका जो संस्कार ऐसे पेशेंट है उनका डिग्निफाइड तरीके से उनका संस्कार किया जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। लेकिन 1-2 और बनाना चाहिए, ताकि जहाँ पर भी डेथ हो तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उनको दफनाया जाए, उनका संस्कार किया जाए। देखिए, कमी पेशी सरकार की तरफ से कहाँ से हो रही है, कहाँ से नहीं, ये तो सरकार भली भांति जानती है और लोग भी जानते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलने में कितना समय लगेगा। हमने जैसे पहले भी जिक्र किया, अगर कोई कोविड-19 का पॉजिटिव आता है किसी मोहल्ले से, किसी गली से, किसी घर से, तो वो क्रिमिनल नहीं है, क्राइम करके नहीं आया। ये कोविड-19 किसी को भी हो सकता है। कितनी ज़रूरत होती है उस समय पे मानसिकता के तौर पर उनके परिवार वालों को, क्योंकि एक व्यक्ति कोविड-19 का पॉजिटिव आ जाए, उनकी मनोस्थिति बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है। उस समय उनको अपनों की सहारे की ज़रूरत होती है। जब अपने नेबर्स जो कि फर्स्ट रिलेशन में आते हैं, रिश्तेदार बाद में पहुंचेंगे, लेकिन आंडी गुआंढी जिसे कहते हैं कि वो पहले पहुंचते हैं। जब उनकी मानसिकता भी ऐसे बदल जाए कि पॉजिटिव पेशेंट आ गया है, पॉजिटिव पेशेंट आ जाए, बजाय उनको सपोर्ट करने के वो अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं। क्या मैसेज आपका आपके वार्ड के लिए रहेगा? मेरी ये सभी वार्ड वासियों से मतलब मेरी अपील रहेगी कि जब भी कोई कोरोना का पेशेंट, क्योंकि मेरे आए हैं, मेरी वार्ड में पहले भी आए हैं, पूरा मारली, हम रेड जोन हुई है, उसके बाद ग्रीन जोन हुई है जी। हमने मारली लोगों को बूस्ट किया है। हमने कभी किसी को मतलब किसी घृणा की नज़र से नहीं देखा है। और अभी जागरूकता की और कमी है। अभी हमें चाहिए कि लोगों को जागरूक और होना होगा, और उनके प्रति हमारी सहानुभूति जो है बड़ी डिग्निफाइड तरीके से उनका संस्कार होना चाहिए। और जो कोरोना पॉजिटिव जो बाकी उनके लोग हैं उनको घृणा की नज़र से ना देखा जाए, बल्कि सम्मानपूर्वक और प्यार से देखा जाए, मारली उनको बूस्ट किया जाए। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए जहां पर कोई केस आ जाता है, जहां तो अभी इनका पता ही नहीं अभी ये पॉजिटिव है या नहीं। इस किस्म की दहशत किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। हालांकि जब मुझे पता चला था, मेरी SHO साहब के साथ मेरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बराबर मेरी बात चल रही है, ठीक है। और SDM साहब, DC साहब पूरे कांटेक्ट में हैं। उन्होंने कहा जब भी हम लोग उसका बंदोबस्त करके एम्बुलेंस आएगी। हॉस्पिटल वालों ने बोला, एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल बात हुई, उन्होंने कहा इनके लिए जो हमारी वो होती है एम्बुलेंस होती है कोविड-19 की, वो सेपरेट है, उनका मॉर्चोरियम सेपरेट है। हम उनको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ रखें, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं जब भी जहाँ पर आएगी। लेकिन ये दायित्व SHO साहब का है, उनके तरीके से ये सिस्टम चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। तो ये वार्ड नंबर 48 के काउंसलर यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर ड्यूटीज निभा। आज सुबह भी हमने आपको रिपोर्ट बताई, जिस तरीके से वेयर हाउस की बात करें, वेयर हाउस चौकी की बात करें, वहाँ पर कुछ दिनों पहले एक पॉजिटिव मामला, एक कांस्टेबल जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव आए। उसके बाद एक मेडिकल प्रोसीजर रहता है कि तमाम जो क्लोज कॉन्टैक्ट में लोग रहते हैं उनका सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। और एक दुखद खबर, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स जम्मू कश्मीर पुलिस, कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स तमाम मीडिया के वो लोग जो इस के दौरान भी तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर बात करें वेयर हाउस चौकी की, जिस तरीके से हमने डिटेल बताई, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के वही जवान हैं जो लॉकडाउन के दौरान और अनलॉक 2.0 3.0 भी आ चुका है, उसके दौरान भी अपनी ड्यूटीज निभाते नजर आ रहे हैं। ये भी इंसान हैं, इनका भी परिवार है, लेकिन देश के प्रति इनकी निष्ठा साफ तौर पर दिखती है। जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। कोविड-19 का खतरा इनको भी है। इन्होंने भी अपने परिवार के साथ उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, लेकिन ड्यूटीज आप सामने देख सकते हो। इस समय यहाँ पर हम इस समय बाहू फोर्ट के लोअर इलाके में हैं, कह सकते हो गोरखा नगर, कालका कॉलोनी, शेख नगर का ये इलाका है। और वहीं पर
अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ के काउंसलर, यहाँ पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और अपनी ड्यूटीज करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सवाल हर बार हम यही जिक्र करते हैं और बात करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसको घृणा की नज़र से मत देखें, उनको सहानुभूति बोली जाए, पकड़ की जाए, उनको बताया जाए कि कोई बात नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हम आपके साथ हैं। एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आज के नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें, 450 का आंकड़ा नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस का है, जिसमें से 183 केस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से पॉजिटिव आए हैं, 42 केस बारामूला से, 2 कुलगाम से, शफिया से 6, अनंतनाग से 20, कुपवाड़ा से 16, 32 पुलवामा से, बडगाम से 20, बांदीपुरा से 33, गांदरबल से 13, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें 38, 13 राजौरी से, उधमपुर से 9, रामबन से 1, सांबा से 3, डोडा से 4, पुंछ से 12, किश्तवाड़ से 2 और रियासी से 1। अच्छी खबर यह है, जहां पर 450 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर यूटी में आज पॉजिटिव का सामने आया है, अच्छी खबर यह है कि 520 रिकवरीज हुई हैं। रिकवरीज की बात करें, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 79 रिकवरी, 65 शोपियां में, अनंतनाग में 44, कुपवाड़ा में 47, 36 पुलवामा में, 20 बडगाम में, 17 बांदीपुरा में, गांदरबल में 17, जम्मू में 17, 27 राजौरी से रिकवरी हुई हैं, 25 उधमपुर से, 88 रामबन से, सांबा से 22, डोडा से 8, पुंछ से 2, तो कुल मिलाकर आज का आंकड़ा जो 520 का है। हमारी कोशिश और हमारे चैनल की कोशिश यही रहती है कि आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाया जाए, ना सिर्फ जम्मू के अलावा श्रीनगर और हिंदुस्तान के तमाम स्टेट और यूटी की खबरें भी आप तक पहुंचाई जाएं। जिस मोहल्ले में हम आए हैं, जिस एरिया में हम आए हैं, वहाँ पर आप देखिए यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं और वो यही अपील करते नज़र आ रहे हैं कि आपको अपनी मानसिकता बदलनी है। अगर कहीं से केस आ जाता है तो आपको चाहिए कि उसको मॉरल सपोर्ट की जाए। हमारे साथ श्रीनगर से संवाददाता हमारे अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, आज अगर देखा जाए तो आंकड़े जो हैं उसके ज़्यादा रिकवरी सामने आई हैं, कैसे देखते हो? राहुल जी, रिकवरी के मुकाबले जिस तरह से हमने पहले भी कंपेयर किया है कि पर डे कितने केसेस आ रहे हैं, तो एक लॉन्ग रन में अगर हम बताएं तो हमने आज पहली बार देखा है कि जब से कोविड-19 के केसेस पॉजिटिव हैं तो नंबर ऑफ केसेस पर डे के हिसाब से नंबर ऑफ रिकवरीज है वो सबसे ज्यादा है। रिकवरी जो है वो ओवरटेक कर चुकी है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस को जी। जरूर है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन कश्मीर डिवीजन के लिए ये खबर कहीं ना कहीं अच्छी है, लेकिन उसके साथ उससे बड़ी एक बुरी खबर है कश्मीर डिवीजन की जी। अगर हम आपको मेडिकल ब्लॉक के हिसाब से बताएं राहुल जी, तो कश्मीर डिवीजन के अंदर 68 मेडिकल ब्लॉक्स आते हैं कश्मीर डिवीजन में खाली जी। और उनमें से एक भी ऐसा डिवीजन नहीं है, एक भी ऐसा मेडिकल ब्लॉक नहीं है जो कोविड फ्री हो जी। हम अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएं तो अनंतनाग के अंदर जो 7 मेडिकल ब्लॉक हैं, 7 के साथ में लगभग 1250 से ज्यादा केसेस हैं और कोई भी ब्लॉक अभी तक उसमें वायरस फ्री नहीं है। हम अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा के अंदर 4 मेडिकल ब्लॉक्स आते हैं, जिनमें पुलवामा, पामपुर, त्राल और राजपुरा के 4 ब्लॉक्स हैं जी। तो 7 मतलब कोई भी ब्लॉक यहाँ पर भी कोविड फ्री नहीं है। उसके साथ अगर हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिसमें 5 मेडिकल ब्लॉक्स है, 1490 केसेस। उसके बाद अगर हम शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लगभग शोपियां डिस्ट्रिक्ट के जो 3 ब्लॉक आते हैं मेडिकल के, उनमें 1416 केसेस पॉजिटिव हैं जी। उसके बाद अगर आप बांदीपुरा की तरफ जाएं तो 3 ब्लॉक्स में है बांदीपुरा डिवाइडेड, बांदीपुरा, गुरेज और हाजन, 670 केसेस पॉजिटिव हैं जी। और बारामूला की अगर आप बात करें 9 मेडिकल ब्लॉक हैं, 1835 केसेस पॉजिटिव हैं। कुपवाड़ा और बडगाम डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो दोनों में मिलाकर लगभग 10 मेडिकल 10 ईच, तो दोनों में ही एक में कुपवाड़ा में 1007 केसेस और बडगाम के अंदर 1228 केसेस पॉजिटिव हैं। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर लीजिए तो वहाँ पर भी सारे ही ब्लॉक्स में लगभग मिलाकर के 380 के ऊपर केसेस हैं 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी। उसके बाद में अगर आप पूरे कश्मीर डिवीजन का एक ओवरऑल ले लें जो मेडिकल ब्लॉक्स के हिसाब से, तो लगभग अभी तक 19,419 आ चुके हैं और कश्मीर डिवीजन में जो पूरा एक हिसाब से हम बताएं तो रिपोर्टेडली जो अभी तक 19,000 केसेस पॉजिटिव हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें से 15,230 केसेस यानी 78.28% केसेस कश्मीर डिवीजन के अंदर पॉजिटिव है। डायरेक्टर डॉक्टर समीर मट्टो ने आज अपने एक बयान में कहा है कि 68 मेडिकल डिवीजन ब्लॉक
जो कश्मीर डिवीजन के हैं उन सब में कोविड पॉजिटिव केसेस है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस कश्मीर के किसी भी मेडिकल ब्लॉक में हो। जी तो ये बहुत बुरी खबर है, जिसके चलते दो बड़े डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने कुछ समय पहले रिलैक्सेशन दी थी, जिनमें से ग्रीन जोन भी हुआ करता था, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। जी आने वाले 72 आवर्स 72 घंटे के लिए कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शन है उनको जी बढ़ा दिया गया है, जिनमें जो सिर्फ 50 सर्विस प्रोवाइडर्स एक एरिया में जिस तरह से वहाँ पर कोविड पॉजिटिव आ चुके थे, जिनमें बेकर्स भी हैं, ग्रोसरी शॉप्स भी हैं और उसके बाद में कसाई खाने भी हैं। तो ये जो 10% थे उनमें से 10 की एटलीस्ट पिछले 2 हफ्ते के अंदर डेथ भी हो चुकी है कोविड-19 के चलते। तो 72 घंटे तक बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोविड-19 का लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो एज ए रिस्ट्रिक्शन अगले 1 हफ्ते तक जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अब धीरे धीरे आज शाम से ही जैसे ही 3 दिन का जो समय मिला था अनलॉक का, उसके बाद भी जो रिस्ट्रिक्शन हैं लॉकडाउन दोबारा से इम्पोज करने जो सारे रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं, जी उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन है उनको इम्पोज करना और एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। उसी के साथ जैसे कि आपने नंबर ऑफ केसेस की बात की है, आज की अगर बात करें तो दिन अच्छा जरूर है, रिकवरीज हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ दिन में बुरी खबर ये है कि लगभग 17 जो केसेस हैं वो अभी तक मौत के शिकार हो चुके हैं कोविड-19 के चलते। Right. जो टोटल नंबर है वो 366 पर पहुंच गया है। तो अगर हम लोग बात करें सिंगल डे स्पाइक्स की, तो सिंगल डे डेथ स्पाइक 24 का जम्मू कश्मीर पहली बार आज देखा गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो टोटल डेथ्स हैं, 16 डेथ कश्मीर से हुई हैं, जिनमें ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो 16 डेथ्स में ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से हैं और बाकी 1 या 2 मौत जो है वो बाकी के डिस्ट्रिक्ट से है। और उसी के साथ साथ अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो सिर्फ 1 डेथ आज के दिन में जम्मू से हुई है, जम्मू की अच्छी खबर है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग आपको एक और चीज बताएं कि 3 विक्टिम्स जो इसमें ज्यादा क्रूशियल बताए जा रहे थे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 9 ऐसे क्रूशियल पेशेंट थे, 3 शोपियान से थे और 1 बारामूला, वो कुलगाम और बडगाम को बिलोंग करते थे। जी राहुल जी। अमजद, बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल ये ज़रूर है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये कैसी आई है, कब इम्प्लीमेंट होगी, ये जो मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं स्कूल एजुकेशन में, इस बारे में हमारे तमाम व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। राहुल जी, एक नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से आज अनाउंस किया गया है, जिसके अंदर एक तरह से जो हमारे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं जिनका 3 या 4 साल का बैचलर्स डिग्री होता है उनके लिए थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन जरूर है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें स्कूल रिफॉर्म्स की, जो हायर स्कूल एजुकेशन है या फिर जो हमारा जिस तरह से हम लोग 2 एसएससी और एचएससी में डिवाइड करते हैं स्कूल एजुकेशन को, जी उसके लिए काफी अच्छे इसमें रिफॉर्म से शुरुआत करेंगे। हम लोग आपको हायर एजुकेशन यानी बैचलर्स डिग्री के बारे में बताएंगे। बैचलर्स डिग्री में इसमें एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन जो अभी तक हमें सिर्फ अलग इंडिविजुअल केसेस में देखने को मिलता था, अब पूरे बैचलर्स डिग्री में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। जिस तरह से आपको पता होगी राहुल जी की 2 सेक्शन में डिवाइडेड होती है बैचलर्स डिग्री, एक 3 साल का कोर्स होता है, एक 4 साल का कोर्स होता है। राइट। उसमें टेबल एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। फर्स्ट ईयर पढ़ के ड्रॉप कर देते थे तो आप दोबारा से सेकंड ईयर के लिए एडमिशन नहीं लेते थे, आपको पहले फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोबारा से देना था, राइट। आप सेकंड ईयर ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं होती अगर आपने फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया होता था तो, जी फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट के। जी तो अभी क्या कर दिया गया है राहुल जी की फर्स्ट ईयर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास में एक डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आप 2 में एक और एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अगर आप पूरी बैचलर्स डिग्री 3 या 4 साल की कंप्लीट करते हैं, 3 साल की कंप्लीट करने पे आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी और 4 साल की डिग्री आपको कंप्लीट करने पर बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। अमजद, एक सवाल जरूर दर्शकों का है और सवाल ये है कि क्या अब एक स्टूडेंट के पास अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन है? मेडिकल वाला स्टूडेंट है, कॉमर्स वाला स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकता है? ये सवाल जरूर लोगों के दिमाग में है। राहुल जी, ये चीज हम आपको क्लेरिफाई कर देंगे कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो नहीं था उसके बारे में हम जरूर आगे जब हम लोग हायर एजुकेशन एचएससी और एसएससी की बात करेंगे तो वहां पर मेंशन में करना चाहूंगा। एक अच्छा डेवलपमेंट इसमें आया है सब्जेक्ट्स को लेकर के। जी उससे पहले हम लोग कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो उसमें जो एक हायर इंडिया के अंदर वो सेटअप किया जाएगा, वो जो एजुकेशन सिस्टम का एक कमीशन बनेगा हायर एजुकेशन का, वो पूरी तरह से एक सिंगल
ओवर रीचिंग बॉडी बनेगा पूरे एंटायर हायर एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शन को ड्रॉप किया गया है, एक मेडिकल सेक्शन और दूसरा लीगल यानी लॉ सेक्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन स्ट्रीम्स आती हैं उनको एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे रखा गया है, जिसको कोऑर्डिनेट करेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ जिस तरह से हमने देखा था कि जो रिटायर्ड और सीनियर हमारी फैकल्टी होती थी, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है काफी हम समय में स्टूडेंट्स को, उनको अब दोबारा से एक मॉनिटरिंग सेटअप के बीच में रखा जाएगा ताकि वो गाइड कर रिसर्चर्स में हेल्प कर सकें या जिस तरह की भी मदद स्टूडेंट्स को चाहिए है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा एक पूल क्रिएट किया जाएगा जिसमें बड़े सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टी को ऐड किया जाएगा जो स्टूडेंट्स की मदद के लिए मौजूद होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन यानी HSC SSC के लिए क्या नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको याद होगा राहुल जी कि हम काफी समय पहले तक क्लास 8 का भी बोर्ड एग्जाम दिया करते थे, राइट। लेकिन उसके बाद क्लास 8 को कैंसिल कर दिया गया था। अभी एक खबर है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास 8, 3rd, 5th और 8th है, पहले स्कूल इंडिविजुअली उसको एग्जाम कंडक्ट, अब क्या होगा कि एक बॉडी क्रिएट की जाएगी, एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी, यानी मान सकते हैं कि पार्शियली बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जो हमारी 3rd, 5th और 8th स्टैंडर्ड है वहीं से स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी। लेकिन एक सवाल और भी है लोगों का, वो ये है कि 10वीं कक्षा का पास करने के बाद एक बेस तैयार होती थी, उसके बाद एक बड़ा पड़ाव आता था 12वीं कक्षा। क्या लगता है कि अब 12वीं कक्षा का पड़ाव 11वीं कक्षा में पहुंच चुका है, या फिर ये पॉलिसी समझने के लिए या समझाने के लिए कुछ वक्त जरूर लगेगा? राहुल जी, पॉलिसी अभी समझने में भी बेशक वक्त लगेगा। हम कल इस पर एक ब्रीफ सेशन करेंगे, राइट। और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो रिफॉर्म है उसको कौन सी क्लास के लिए किस तरह से डेवलप किया गया है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि अभी तक जो पूरे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल डिटेल्स हैं उनकी अगर आप बात करें तो उनमें हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रक्चर करके नहीं बोला गया है, तो डिस्ट्रक्चराइज पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। हम उनको कल दोपहर में एक पूरा सेशन करके उसमें समझाएंगे कि किस तरह से ये नई पॉलिसी जो है ज्यादा मददगार रहेगी। लेकिन अभी की जिस तरह से मैं आपको बात कर रहा था, जिस तरह से सवाल पूछा गया है कि 10th और 12th के बारे में आपने सवाल पूछा है, तो उसके लिए इसमें एक पॉइंट रखा गया है कि जिस तरह से बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th के और क्लास 12th के कंडक्ट हुआ करते थे वो पूरी तरह से अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक नया चीज जो रीडेवलप किया गया है, रिडिजाइन किया गया है, वो है कि जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हैं पूरे अभी तक की जो आज तक के डेट की हैं उन सबको ऐड करके उन पर एक ब्रॉडर जो एक माइंडसेट है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। और उसके बाद में एक नई असेसमेंट सेंटर या फिर रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड हिस्टोरिक डेवलपमेंट के अंदर रखा जाएगा जो सेटअप की जाएगी, और जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक डेवलपमेंट जो है उनकी बात करेगी, पूरी तरह से नॉलेज जो बेस्ड एजुकेशन है उस पर काम करेगी। और क्लास 10th, 12th जिस तरह से हमने आपको कहा कि 3rd, 5th और 8th से ही स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी, हायर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी और हायर एजुकेशन की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। और उसके बाद कोडिंग जिसको हम कहते हैं राहुल जी, हम जब कोडिंग पे आते हैं तो कंप्यूटर क्लासेस में हम लोगों ने कोडिंग देखी है, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बेसिस पर कुछ एक ऐसी रिफॉर्म जिसमें रखे गए हैं कि क्लास 6 से ही बच्चों को बेसिक कोडिंग की जो क्लासेस होती है, जो हम लोग यूजुअली 9th 10th में जाने के बाद में HTML कोडिंग पढ़ाई करते हैं उसकी, तो अब उसको क्लास से ही शुरू करने का एक ऑर्डर इशू किया गया है स्कूल्स के लिए। और उसके साथ साथ जो मैथमेटिकल और साइंटिफिक टेम्पर है स्टूडेंट्स के अंदर, उसको दिमाग में बच्चों के से उससे बाहर निकालकर ऑन प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करना, यानी बच्चों को छोटी से ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की शुरुआत कर दी गई है कि क्लास 6 से ही आप स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बारे में एजुकेट होने का करेंगे। उसके बाद में जिस तरह से आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम्स के बीच में एक रिज रखा गया था उसको हटाया गया है कि अब कोई भी ऐसा सेपरेशन रिज आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के बीच में नहीं रहेगा। करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज जो है दोनों ही वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में ऐड किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन में शुरू की जाएगी सारे स्कूल के अंदर क्लास 6 से ही, और उसके साथ साथ जो इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते हैं वो आगे जाकर के हमें मिलते हैं, और इंटर्नशिप्स इन टर्म्स ऑफ जॉब हमें मिलता है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें इंटर्नशिप नहीं मिलता। इन शॉर्ट अगर इसके बारे में सोचा जाए तो अब कैलिबर के दम पर, पोटेंशियल के दम पर रिजल्ट्स भी आएंगे और उनको उनका मुकाम भी मिलेगा। अब शायद डोनेशन पॉलिसी, एक बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं खत्म होगी। जी राहुल जी, एक तरह से उस
किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक तरह से हम कहें तो बॉन्ड जरूर किया गया है। राइट। जब हम एक छोटी एज से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, उनकी जो माइंड फ्लरिशमेंट है उसको करना स्टार्ट करेंगे, तो हायर लेवल पर पहुंच करके सिर्फ डोनेशंस पर ही नहीं बल्कि ओपन मेरिट पर भी एक अच्छा खासा कंपटीशन शुरू होगा, जिसके बेसिस पर जो सिलेक्शन कमेटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह से चाहे हम यूजीसी की बात करें, चाहे हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अपने जो रीजनल लेवल के एग्जामिनेशन उनके होते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उसके बेसिस पर एक बड़ा कंपटीशन स्टार्ट होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी ओपन किया जाएगा स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए। और कहीं ना कहीं जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उसको शायद इस तरह से खत्म करने की कोशिश जरूर है, लेकिन एक बढ़ावा भी उन्हें जरूर मिलेगा जब तक कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक परमानेंट इस पर फुल स्टॉप ना लगा दे। राइट। इसके बाद राहुल जी एक सवाल जो है वो स्टूडेंट्स की एज का, स्कूलिंग की स्टार्ट कौन सी एज से की जाए, और उसके बाद एक एज जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आता है जब बच्चों की बेसिक क्लासेस के एडमिशन की बात आती है जी। हम आपको बताते हैं राहुल जी, इसमें एक चीज जो कॉरेस्पॉन्डिंग एज की बात की गई है उसमें ओपनली बताया गया है कि 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र के बीच में आपको अपना जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, जिसको हम लोग एक तरह से प्री स्कूलिंग कहते हैं या आंगनबाड़ी स्कूलिंग कहते हैं, वो शुरू करनी है। 18 साल की एज में एक स्टूडेंट क्लास 12 में होना चाहिए। जी। इस तरह से देखा है कि काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जो रूरल एरियाज है, वहाँ पर बेसिक जो प्री स्कूलिंग होती है उसको स्किप करवाया जाता है, बच्चे का एडमिशन सीधा क्लास 1 में होता है। राइट। और वो 15 या 16 साल की उम्र में क्लास 12 को क्वालिफाई कर जाता है। जी। तो ताकि बच्चे को एक प्रॉपर प्री स्कूलिंग मिले, एक प्रॉपर एजुकेशन बेसिक्स और एक बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया है कि मतलब हायर एजुकेशन कहाँ पर होगी, कैसे होगी, लोअर एजुकेशन कैसे होगी, प्री प्राइमरी कैसे होगी। ये बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से या कह सकते हो कि बड़े अच्छे तरीके से ये डिवाइड किया गया है। जी राहुल जी, और इसमें एक और चीज, इसमें सबसे बड़े सवाल पिछले काफी सारे दिनों से उठे थे, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज पर एक सवाल आया था कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिंगल लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वो सारे स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी और उसका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे स्टूडेंट्स को। तो क्लेरिफाई किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जाएगी, ऐसी कोई भी फोर्स इम्पोजिशन स्टूडेंट्स पर नहीं की जाएगी। इसमें लिखा गया है कि जो पॉलिसी है वो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज सारे ही मीडियम जो स्कूल के हैं उनमें क्लास 5 तक या फिर सेपरेटली अगर बच्चे चाहें तो प्रेफरेबली क्लास 8 तक या उससे आगे भी सिलेक्ट वो कर सकते हैं। यानी जिस तरह से हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू में डोगरी लैंग्वेज को एक थर्ड है, सेकेंडरी लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है, और उसके ऊपर अगर हम जाएं तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश हमें 3 लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो अभी ये कंटिन्यू किया गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्म में हम पढ़ना कंटिन्यू करें, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो अदर लैंग्वेजेस हैं जो हम चूज करना चाहें वो हम लोग पढ़ सकते हैं। संस्कृत ऑफर की जाएगी सारे स्कूल्स के अंदर, सारे स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में भी, और स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इसे अपने 3 लैंग्वेज फॉर्म के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना करने के लिए नहीं भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर का एक सेक्शन जो है वो भी अब की तरह से, जिसमें हमने देखा था कि काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जर्मन भी पढ़ाया जाता था, जहाँ पर फ्रेंच भी पढ़ाया जाता था, जिनको अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ सालों में जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय के अंदर जर्मन एक एजुकेशनल सिस्टम के अंदर एंटर हो चुकी थी और कंपलसरी बन चुकी थी सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, उसको यहाँ से हटा दिया गया है कि अब आप अगर इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कोई क्लासिकल लैंग्वेज या लिटरेचर कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो नीचे लिखा गया है राहुल जी, जो सबसे बड़ा सवाल था कि जरूरी है पढ़ना या नहीं, वो किया गया है कि नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट, कि आपके ऊपर फोर्स कोई भी लैंग्वेज नहीं की जाएगी। इन शॉर्ट देखा जाए अमजद, ये कहा गया है कि स्टूडेंट पे कुछ थोपा नहीं जाएगा, स्टूडेंट्स के पास आज़ादी है कि अपने मतलब के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉलिसी स्टूडेंट के हित में आई है। अमजद बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ अमजद जो श्रीनगर जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम न्यूज़ों को लेकर अमजद रोज़ हमारे साथ इसी अपडेट में जुड़ते हैं। लेकिन तमाम व्यूअर्स को जो इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर जवान अपनी ड्यूटीज़ निभा, खलल मत डालिए। कोई भी व्यक्ति अगर घर से अननेसेसरी बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं बहस करता नज़र आता है, बहानेबाजी करता नज़र आता है। कहीं पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के जवान कहीं नाका भी लगा हो, कहीं पे ड्यूटीज भी निभा रहे हों, वहाँ पर बहुत बार देखा जाता है जब 4 व्हीलर को रोकते हैं, आपका मास्क कहाँ है, आपको पता है मास्क का चलान, तो वो कहीं ना कहीं बहस करते नजर आते हैं जवानों के साथ
कि देखिए मैंने जेब में रखा है, मैं अभी डालने वाला था। आप तमाम लोग जानते हैं कि मास्क मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मास्क आपको पहनना ही पहनना है। और जम्मू कश्मीर यूटी में जो एक ऑर्डर निकला है, आपको थूकने, आप मास्क नहीं पहनोगे तभी 500 का चालान है। अगर आपको बोला गया है कि आपको होम क्वारंटाइन काटना है, अगर आप होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते नजर आते हैं, तब भी आपको पेनल्टी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कोई बस ड्राइवर हैं या फिर मेट्रो चलाते हैं, आपने मास्क नहीं पहना, गाइडेंस का उल्लंघन कर रहे हैं, तब भी आपको भी पेनल्टी है जो आपको देनी ही देनी है। मास्क पहनना आपके खुद की सेफ्टी है, आपके अपनों की सेफ्टी है। और अगर आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप अपना ख्याल नहीं रख पाओगे। ये तमाम लोग ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। जिस तरीके से फौजी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर में बैठे हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर अपने परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। और इनकी ड्यूटीज़ का मान सम्मान कीजिए, इनके साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि इन्होंने भी घर जाना है, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। लेकिन देश की रक्षा, देश की ड्यूटीज़ पहले। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया है पुलिस डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट को, मीडिया कर्मी को, तमाम वो लोग जो इस महामारी के दौरान भी अपना फ़र्ज़ और अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। तमाम लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी सुरक्षित रहिए और आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें। अगर आप तमाम SOPs और गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक योगदान दे रहे हैं अपने देश के प्रति। जुड़े बाहु के साथ, राहुल खत्री, गौरव के साथ, बाहु के लिए।